ओके, इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारा चिलर है, इस चिलर के वायरिंग को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग कि इसके वायरिंग को हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसके फॉल्ट्स को कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनका फंक्शन क्या है, वो काम क्या करते हैं। उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि इसका वायरिंग किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि इस सीरीज में ये एक वीडियो में तो ये बनने वाला नहीं है। तो इसका पहला पार्ट मैं बनाया था जिसमें मैं समझाया था कि एक रिले कैसे काम करता है और उसमें एनओ एनसी और कॉमन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, उसके काम क्या होता है। अब हम लोग इस वायरिंग को शुरू करने वाले हैं। इस वायरिंग में सबसे पहले हम लोग पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग VPR या SPP नाम करके एक डिवाइस आता है जो वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। VPR मतलब वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले और SPP का मतलब है कि सिंगल फेज प्रिवेंटर। आज की इस वीडियो में इसको हम लोग समझने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग ये जो हमारा रिले है, कंडक्टर है, टाइमर है, OLR है, टेम्परेचर इंडिकेटर एंड कंट्रोलर है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ VPR के बारे में जानेंगे। तो VPR स्विच को प्रैक्टिकली करने से पहले हम लोग थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं कि ये काम क्या करता है और इसका इस चिलर में क्या काम है, क्यों इसको इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अभी व्हाइट बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको निकाल के इसमें से प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ये जो हमारा VPR है या फिर ये जो हमारा SPP है, इन दोनों का काम क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग चिलर के वायरिंग में करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा चिलर में जो कंप्रेसर है या फिर AHU में जो ब्लोअर होता है या फिर कोई भी सिस्टम में अगर 3 फेज मोटर या फिर कोई भी सिस्टम लगा हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से अगर 3 फेज सिस्टम सप्लाई आ रहा है इस मोटर में जाने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम चाहे कि एक MCB लगा दें और जब चाहे MCB ऑन करें और ऑफ करें, हमारा मोटर ऑन होगा और ऑफ होगा। लेकिन MCB में सिर्फ ओवरलोड के केस में ये ट्रिप होगा और सिर्फ ओवरलोड के केस में ही बचा सकता है। अगर कोई और फॉल्ट आएगा तो उसको ये MCB जो होगा वो नहीं बचा पाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि एक कॉन्टेक्टर लगाया है। कॉन्टेक्टर कुछ इस तरह का दिखता है, ये वाला हमारा कॉन्टेक्टर है और इसको यहाँ पे लगाया गया है। इसमें ऊपर में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 पॉइंट है और नीचे में यहाँ पे काला वाला सेक्शन में 3 पॉइंट है, यानी कि 3 फेज इसमें इन होगा और 3 फेज आउट होगा और ये मोटर में चला जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है A1 और दूसरा पॉइंट है इधर A2, A1 और A2। ये जो पॉइंट है ये कॉइल का है, कॉइल का है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक पे फेज और दूसरे पे न्यूट्रल देंगे तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है वो यहाँ पहुंचेगा, मोटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फेज का व्यवस्था कर देना है और यहाँ पे न्यूट्रल का व्यवस्था करना है। 3 फेज सिस्टम में 4 वायर सिस्टम में एक न्यूट्रल आता है जिसको हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और यहीं से किसी एक फेज में से एक वायर ला के और यहाँ पे एक स्विच लगा के हम लोग आराम से इसमें चाहे तो हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। जब इस स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो न्यूट्रल तो यहाँ पे पहुंचा हुआ है कॉइल के पास, स्विच ऑन करेंगे तो फेज भी यहाँ पहुंचेगा और हमारा कंडक्टर ऑन होगा और ये मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बस प्रॉब्लम अब ये है कि इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। प्रोटेक्शन किस मामले में प्रोटेक्शन चाहिए, मोटर को प्रोटेक्शन चाहिए कि 3 फेज सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि एक फेज हो सकता है कि लॉस हो जाए। फेज लॉस होने का मतलब है कि मान लीजिए कभी कभी हम लोग देखे हैं अपने शहरों में भी, गाँव में भी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 फेज अगर आ रहा है गाँव में तो किसी एक फेज में वोल्टेज नहीं है या फिर सप्लाई नहीं है, किसी 2 में ही है। अगर ऐसा हुआ और हम लोग इस कंडक्टर को ऑन करा दिए और ये 2 फेज ही यहाँ पे पहुंच गया, 2 फेज इस मोटर में पहुंच गया, तो वो दोनों फेज चाहेगा कि मोटर को चला दे और ऐसे में वो ओवर करंट लेने लगेगा। ओवर करंट लेने की वजह से ये हो सकता है कि हमारा मोटर जल जाए और डैमेज हो जाए। यानी कि अगर कोई फेज एक लॉस हो जाए, एक फेज आए ही नहीं और 2 फेज आए और आगे जाए तो ये नहीं चलेगा और मोटर डैमेज हो सकता है। दूसरा इसमें बात हो सकता है कि फेज सीक्वेंस। 3 फेज का जो मोटर होता है, अगर ये R फेज है, ये Y फेज है और ये B फेज है, अगर R, Y, B तीनों सीक्वेंस में नहीं रहेगा, यहाँ पे R, Y, B तीनों सीक्वेंस में नहीं पहुंचेगा तो ये मोटर उल्टा चलने लगेगा। उल्टा चलने का मतलब है कि जहाँ R दे रहा है अगर Y दे दें, Y के जगह पे R दे दें और B जहाँ है वहीं रहे तो ये मोटर क्या होगा, उल्टा चलने लगेगा और जो भी हमारा काम हो रहा था वो उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये वाला प्रोटेक्शन हमको देना है तो इसके लिए हम लोग को एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जो ये चेक करे कि कौन सा R है, कौन सा Y है और कौन सा B है। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है फेज एसिमेट्री। फेज एसिमेट्री का मतलब है कि अगर ये जो 3 फेज है ये तीनों एक शक्ल सूरत के होने चाहिए। यानी कि हम लोग जानते हैं कि AC सप्लाई जो होता है वो साइनसॉइडल वेव में आगे बढ़ता है। अगर ये ऐसा नहीं बढ़े, तीनों फेज जो है R, Y, B, अगर इसमें से कोई फेज
अलग बिहेवियर है उसका, अलग आइडेंटिटी है, तो ऐसे में भी हो सकता है कि हमारा मोटर खराब हो जाए। तो अभी हमने देखा 3 प्रॉब्लम। पहला, फेज लॉस हो जाए, एक फेज गायब हो जाए। दूसरा, फेज का सीक्वेंस गड़बड़ा जाए, आर की जगह वाई, वाई की जगह बी हो जाए। और तीसरा, फेज एसिमेट्री, यानी कि ये तीनों फेज एक शकल सूरत के नहीं हो, साइनसोइडल तीनों नहीं हो, कोई एक अलग पाथ को फॉलो कर रहा हो। और चौथा हो सकता है कि अंडर वोल्टेज हो। अंडर वोल्टेज का मतलब है कि तीनों फेज में तो वोल्टेज आना चाहिए 220, 230, 230। अगर किसी एक फेज में कम वोल्टेज आ गया तो 2 फेज पे ओवरलोड हो जाएगा और ऐसे में भी हमारा सिस्टम बंद हो सकता है, खराब हो सकता है। तो अगर अंडर वोल्टेज है तो भी हमको प्रोटेक्शन देना है मोटर को कि अगर वोल्टेज कम रहे तो मोटर चालू नहीं हो। अगला हो सकता है कि ओवर वोल्टेज, किसी वजह से अगर ज्यादा वोल्टेज आ गया है किसी एक फेज में भी, तो हमको चाहिए कि हमको मोटर को सुरक्षित रखना है। इसके लिए हम लोग को एक डिवाइस, एक सेंसर लगाना पड़ेगा जो ये सेंस करेगा कि कब हमारे सिस्टम में इसमें से कोई एक फॉल्ट आ रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 5 फॉल्ट है, फेज लॉस, फेज सीक्वेंस, फेज एसिमेट्री, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। इन पांचों को अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें प्रोटेक्शन दे दें, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि क्या कर रहे थे कि यहाँ से फेज और न्यूट्रल इसमें दिए कॉइल में जैसे गया तो ये हमारा 3 फेज यहाँ आया, मोटर चालू हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो न्यूट्रल आ रहा था, न्यूट्रल मान लीजिए कि यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हम लोग, ठीक है। तार ला रहे थे तो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, बस ये समझिए कि ये जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से कोई एक फेज ला के इसमें दे देना है। फेज लाने से पहले हमको यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ेगा। जब इस स्विच को हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ पे फेज जाएगा और ये हमारा ऑन होगा और ये सप्लाई आगे चला जाएगा। अगर हम लोग ये VPR लगा देते हैं, यहाँ पे VPR लगा देते हैं, तो इसका फायदा देखिए कि क्या क्या है। पहले जब VPR लगाएंगे यहाँ पे, तो VPR का ये सभी जो फॉल्ट्स हैं, इन सभी फॉल्ट्स पे VPR इस मोटर को बचा सकता है, पूरा पांचों के पांचों फॉल्ट से बचा सकता है। इसमें सेंसर लगा हुआ है जो ये सेंस करेगा कि कोई एक फेज में इसमें से कोई एक गड़बड़ी पाएगा, सिस्टम को रोक देगा। ये कैसे रोकता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि जब हम लोग इसको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि 3 पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे L1, L2 और L3। यहाँ पे एक और पॉइंट बना हुआ है जो ब्लैंक है और इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पहले VPR बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो 3 फेज यहाँ पे आ रहे हैं, इन तीनों फेज को यहाँ पे ला के कनेक्ट करना है, ताकि ये जो हमारा VPR है ये चेक करे कि हमारा सिस्टम में जो भी ये सिस्टम में वायर जा रहा है, इसमें जो सप्लाई आ रहा है, ये तीनों सप्लाई सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे R फेज से यहाँ कनेक्ट करेंगे, Y फेज से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और B फेज से भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो अब यहाँ पे ये जो हमारा VPR है, ये तीनों को टेस्ट करेगा इन सभी पॉइंट्स के ऊपर कि कहीं वोल्टेज अगर लॉस, एक फेज लॉस तो नहीं हो गया है। फेज सीक्वेंस इसका RYB सीरियल वाइज है ना, या फिर फेज एसिमेट्री है, तीनों आइडेंटिकल है ना, या फिर अंडर वोल्टेज, किसी एक में वोल्टेज कम तो नहीं है, या फिर किसी एक में वोल्टेज ज्यादा तो नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारा तीनों फेज यहाँ पे RYB आ गया है और टेस्ट भी हो गया है। अब मान लीजिए कि ये सब कुछ सही है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि सब कुछ सही है, आगे चालू हुआ जाए? या फिर इसको कैसे पता चलेगा कि इसमें अगर किसी एक में फॉल्ट आ जाए, इसमें से कोई भी एक फॉल्ट, तो कैसे पता चलेगा कि अभी चालू नहीं होना है, नहीं तो मोटर डैमेज हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक फेज में से ये यहाँ पे एक सप्लाई लेके आएंगे और ये हमारा कॉमन पॉइंट। पिछले वीडियो में मैं कॉमन, NO और NC को बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये रिले है। अब होगा ये ना कि जब यहाँ पे आप यहाँ पे फेज ला के दे दिए हैं, अगर ये तीनों RYB फेज इन सभी फॉल्ट से कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं है, तो ये NO पे सप्लाई दे देगा। क्या करेगा, ये जो हमारा VPR है, यहाँ पे जो सप्लाई आया है ना, इसको यहाँ पे ले जाकर छोड़ देगा। और अगर कोई भी फॉल्ट आएगा, कोई भी फॉल्ट हुआ, तो उसको NC पे रख देगा। अब NC का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अभी जिस हालत में है ना, कि यहाँ पे और ऊपर वाला पे सप्लाई अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ सप्लाई आ रहा है। अगर हम लोग इस वायर में यहाँ से उठा के यहाँ पे फेज दे देंगे, तो ये चेक होने से पहले ही जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और हमारा मोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, NO से देंगे। NO से होगा ये कि जब हमारा तीनों टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कॉमन से NO पे सप्लाई देगा। शुरू में NC पे दे रहा होगा, जितना देर 1-8 सेकंड लगता है इसको चेक करने में ये सब फॉल्ट्स को, और ये जब चेक हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ सप्लाई कर देगा। अब पहले यहाँ से NC पे मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो सप्लाई लाए थे, जो कॉमन पे लिए थे, अब NO से सप्लाई उठाएंगे और ले जाके इस पे सप्लाई पे दे देंगे।
अब क्या होगा कि अगर ये कॉइल को आप चाहते हैं कि कॉइल को ये कंडक्टर को ऑन करें, यहाँ से जो 3 फेज आया था वो 3 फेज आगे जाए, तो आपको चाहिए कि यहाँ पे सप्लाई दे, यहाँ सप्लाई से पहले आपको चाहिए कि यहाँ पे सप्लाई है, और यहाँ पे सप्लाई के लिए आपको इधर से लाके यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सप्लाई अब तब आएगा जब ये पांचों फॉल्ट यहाँ पे RYB चेक हो जाएगा, VPR चेक कर लेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ सप्लाई देगा और तब ये यहाँ पे जाएगा, तब ये मोटर हमारा चलेगा। यानी कि अगर हम लोग VPR लगा देंगे तो ये जो पांचों फॉल्ट है इससे हम लोग बच सकते हैं, हमारा मोटर खराब होने से बच सकता है। एक था हमारा VPR का फुल फॉर्म था वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, वोल्टेज प्रोटेक्शन। आप देख रहे हैं ना, ये पांचों जो फॉल्ट्स है ये क्या है, ये प्रोटेक्शन ही तो है, और ये वोल्टेज से संबंधित है सब प्रोटेक्शन, इसीलिए वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले VPR। और एक और नाम था SPP का मतलब है कि सिंगल फेज प्रिवेंटर, सिंगल फेज प्रिवेंटर। अगर किसी वजह से इसमें ये देखिए SSP जो है ना, ये सिर्फ तीन फॉल्ट्स को डिटेक्ट करता है, फेज लॉस, फेज सीक्वेंस, फेज एसिमेट्री। इसमें वोल्टेज कम है या ज्यादा है इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो SSP जो है एक तरह का समझिए ये थोड़ा सा कम पावरफुल चीज है, और VPR जो है थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि ये 2 और प्रोटेक्शन दे सकता है, वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे RYB फेज हम देंगे और यहाँ पे देखिएगा कि ये कैसे काम करता है। अगर ये RYB तीनों सेगमेंट्स में नहीं रहेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो जलेगा। तो चलते हैं प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये जो है हमारा ये SPP है और ये सिर्फ 3 वोल्ट पे काम करता है, जबकि ये वाला जो है हमारा ये VPR है, और ये जो VPR है ये 3 वोल्ट यानी कि फेज लॉस, फेज एसिमेट्री, फेज सीक्वेंस पे तो काम करता ही है, साथ में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, यहाँ पे U भी लिखा है और यहाँ पे O भी लिखा है, ओवर वोल्टेज। अब अगर आप चाहते हैं कि 230 वोल्ट आ रहा है एक फेज में, अगर आप चाहते हैं कि किसी वजह से अगर वोल्टेज कम आ रहा है और वो हो गया 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट हो गया तो ये अलाउ नहीं करेगा कि मशीन चले। अगर यहाँ पे आप इसको यहाँ पे नोब को यहाँ पे ऐड देते हैं और यहाँ पे 30 वोल्ट पे कर देते हैं सेट, यानी कि अगर किसी वजह से 30 वोल्ट कम भी आ रहा होगा, अंडर वोल्टेज होगा 30 वोल्ट, फिर भी ये अलाउ कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि 50 वोल्ट भी कम आ जाए तो भी अलाउ हो जाए, तो इसको 50 पे सेट कर दीजिए। ठीक उसी तरह से अगर ओवर वोल्टेज है 230 आना चाहिए एक वोल्टेज में, एक में अगर किसी वजह से 50 वोल्ट अधिक आ रहा है, आप चाहते हैं कि फिर भी हमारा मशीन चले, तो इसको 50 वोल्ट पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर 50 वोल्ट ओवर भी आ जाएगा तो भी हमारा ये मशीन को चालू कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे R और ये नीचे Y वाला फेज Y दे दिए हैं, और ये ब्लू फेज है, ये ब्लू टेप लगा हुआ है, ब्लू, यानी कि RYB तीनों फेज को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक सप्लाई देना है और यहाँ से एक सप्लाई कंडक्टर में लेके चले जाना है, और यहाँ पे हमारा ये कंडक्टर है, ये वाला जो हमारा कंडक्टर है इसमें न्यूट्रल कहीं जरूरत नहीं है, न्यूट्रल कहीं जरूरत नहीं है, यानी कि इस पे सिर्फ फेज आया है, तीनों फेज, और यहाँ से फेज ही लाके और इसमें फेज दे देना है। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। ये हमारा कंडक्टर है, इसमें 3 वायर इन होंगे और यहाँ से 3 वायर आउट होंगे जो हमारे मोटर में चले जाएंगे। अब अगर हम चाहें कि इन तीनों फेज में तो हम दे दिए हैं सप्लाई, अब हम चाहते हैं कि इसको स्टार्ट करके इसमें सप्लाई देके देखा जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए शुरू में जब मैं चला रहा था सप्लाई तो चालू किया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये M लिख रहा है, ये मैनुअली, मतलब कि ये ओके है। यहाँ पे RYB फेज जो आया हुआ है ये ओके है। अगर हम जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस R वाले वोल्टेज में थोड़ा सा कम आ रहा है, अगर हम इसको 10 वोल्ट पे कर देंगे, इसको भी 10 वोल्ट पे कर देंगे, तो देखते हैं अगर किसी फेज में वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे रेड कलर का एक इंडिकेटर जो जलने लगा ये बता रहा है कि अंडर वोल्टेज है, यानी कि किसी एक फेज में अंडर वोल्टेज है। और यहाँ पे सही में हम देख रहे हैं कि किसी एक R फेज में जो है ये वोल्टेज यहाँ पे कम। अगर हम चाहें जैसे यहाँ पे वोल्टेज 30-40 वोल्ट कम दिखा रहा है तो इसको हम लोग 40 वोल्ट ही कर देंगे, आगे कर देंगे, यानी कि 40 वोल्ट अगर कम है तो भी मशीन को चालू किया जाए। तो ये ओके हो गया, ये जो ब्लिंक कर रहा था यहाँ पे ये हट गया और ये चालू हो गया अभी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक सप्लाई इस कॉमन पॉइंट पे देते हैं, और कॉमन पॉइंट पे जब सप्लाई आएगा तो इस वाले एनो से इस कॉइल में देंगे, इस कंडक्टर में देंगे, और कंडक्टर चालू हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ से अब वहाँ से एक सप्लाई फेज हमको यहाँ पे देना है, तो यहीं आया हुआ है तीनों फेज, किसी एक फेज में से यहाँ दे देंगे और यहाँ से उठा के इस कंडक्टर में हम लोग दे देंगे। तो पहले मैं इस वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जो सप्लाई है हम कहीं से लेके आ सकते हैं, आगे से बोर्ड से, लेकिन अगर यहाँ पे आया हुआ है तो यहीं से हम लोग चाहें तो जोड़ सकते हैं इधर। यानी कि हमने इसके कॉमन पॉइंट पे एक जो फेज है वो दे दिया है,
अब अगर ये सब सही हो गया, पांचों फॉल्ट ओके है, तो यहाँ से सप्लाई हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से एक इस कंडक्टर में जोड़ देता हूँ सप्लाई। ये जो कॉमन NONC का जो बात है, ये सब मैं बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप रिले कैसे काम करता है और ये कॉमन NONC पॉइंट ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं अब इस कंडक्टर में सप्लाई दे देता हूँ। जैसे इस कंडक्टर में यानी कि ये जो पांचों फॉल्ट्स है, ये जब चेक हो जाएगा, सब सही पाया जाएगा, तो इस कंडक्टर के A1 A2 पॉइंट पे सप्लाई जाएगा और कंडक्टर ऑन होगा। जैसे कंडक्टर ऑन होगा तो यहाँ से जो 3 फेज आया होगा वो 3 फेज आगे हमारे मोटर में चला जाएगा। अब हम लोग सप्लाई देते हैं, देख रहे हैं अभी ये ओके हो गया। अभी हम लोग अगर यहाँ पे जो वोल्टेज को हमने अंडर वोल्टेज को बढ़ाया हुआ है, यानी कि अंडर वोल्टेज है, अभी एक फेज में कम वोल्टेज आ रहा है, अगर हम इसको कम कर देंगे यानी कि, तो देख रहे हैं कि कंडक्टर हमारा रिलीज हो गया, यानी कि अब जो सप्लाई आ रहा होगा मोटर में नहीं जाएगा, अंडर वोल्ट का एक इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगेगा। ये प्रूफ है कि यहाँ पे किसी एक फेज में वोल्टेज कम आ रहा है और ये हमारा कंडक्टर को ऑफ करा दिया। अगर हम बोलेंगे कि ठीक है कि 40 वोल्ट यहाँ पे अलाउ किया जाए, तो ये फिर से ओके हो गया और ये फिर से हमारा कंडक्टर यहाँ पे ऑन हो गया। ठीक है, तो आप चाहें अगर तो यहाँ पे जैसे मैं MCB से अभी एक फेज को सप्लाई को काट देता हूँ, देखिए हैं ये ट्रिप कर जाएगा। किसी एक फेज को जब मैं काट रहा हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ से जैसे मैं एक फेज को काट रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे एक इंडिकेटर जल गया और हमारा कंडक्टर रिलीज हो गया, यानी कि मशीन अब हमारा नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।